हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अ, लगभग एक वीक हो गया, आपको कोई क्लास नहीं मिली थी एक वीक तक। एग्ज़ाम की डेट भी चूँकि आगे बढ़ चुकी थी, तो सोचा थोड़ा आपको भी रिलैक्स होने देते हैं। थोड़ा आप भी एक होली वगैरह मना लो और उसके बाद हम जो है क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था, जिस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई थी अभी कुछ दिनों से। लेकिन अब से आपको क्लासेस वापस से रेगुलर मिलेगी। वापस से आपकी जो भी बची हुई क्लासेस हैं, बचे हुए टॉपिक हैं, उनकी क्लासेस आपको वापस से उपलब्ध होगी। आज जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि यूनिट 1 का जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, संकल्पना एवं विचार, उस टॉपिक के हम एमसीक्यूज क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज उस एमसीक्यूज सीरीज की पहली क्लास है ना। आज हमारी पहली क्लास है। इस पहली क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज पर बात करेंगे कि आखिर में इस नए जुड़े हुए टॉपिक से एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेगा, एक आपको आइडिया भी होगा। आज कुछ ही प्रश्न हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेगी तो हम वैसे वैसे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे। और अभी जो हमारे पास समय बचा हुआ है, लगभग कम से कम जो भी 2 महीने हम आप मानकर चलो, है ना। हालांकि उससे ज़्यादा समय आपके पास है, लेकिन अब कुछ टाइम आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो उस हिसाब से आप यूँ मान लें कि 2 महीने का आपके पास समय है। तो इस 2 महीने के समय में हम बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे कभी किसी क्लास में 10 क्वेश्चन, कभी किसी क्लास में 50 क्वेश्चन, कभी किसी क्लास में 40 क्वेश्चन, ऐसे करते करते मेरा जो टारगेट है वो है पूरा 500 से लेकर 1000 क्वेश्चन इस संकल्पना एवं विचार वाले टॉपिक से मैं आपको दूं। और हो सकता है कि इन 500 से 1000 क्वेश्चंस में से ही आपका पेपर पूरा बन जाए। जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, मतलब वो क्वेश्चन सारे जो हैं इन 500 1000 क्वेश्चंस में से ही आपको परीक्षा में देखने को मिले, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज को। यूनिट 1 का जो टॉपिक है हमारा संकल्पना एवं विचार, उस संकल्पना एवं विचार नामक टॉपिक की यह एमसीक्यूज क्लास होगी, है ना, जिसमें हम उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो करते हैं शुरुआत। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना हुई। ये पुरानी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना, पुरानी एग्जाम के क्वेश्चन तथा आगे जो संभावित परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न जो बन सकते हैं, उन सबका आपको यहाँ पर मिक्सर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये पुरानी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई। तो ऑप्शन थे गोंडवाना में, सप्त सिंधु प्रदेश में, मध्य एशिया में, और चौथा है कुरु पांचाल में। तो मैंने आपको जब वेद पढ़ाए थे और जब मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसकी रचना जो है वह सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है ना। तो आपका जो आंसर सही होगा वह होगा सप्त सैंधव प्रदेश। चले, दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार संपूर्ण संसार और देवताओं का आधार है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 3 स्टार आप इस पर मार्क कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ये परीक्षा में पूछ सकता है एमपीपीएससी में। ऋग्वेद के अनुसार संपूर्ण संसार और देवताओं का क्या आधार है? अंतरिक्ष, पृथ्वी, ऋत या ब्रह्मा? तो देखो, मैंने आपको जो पढ़ाया था संकल्पना एवं विचार के टॉपिक, तो मैंने आपको उसमें रीत पढ़ाया था। और जब मैंने आपको रीत पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रीत जो नियम है, उन नियमों के अनुसार ही मतलब इस संसार और जो भी देवता हैं वो पैदा होते हैं, है ना। मतलब वो संसार का जो है वो पूरा क्रियान्वयन, संसार पूरा उन्हीं रीत से चल रहा है। मतलब आपका जो आंसर सही होगा वह होगा रीत, है ना। ऋग्वेद के अनुसार संपूर्ण संसार और देवताओं का आधार क्या है, तो आपका आंसर होगा रीत। और रीत क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था? है ना, ये भी पुरानी एग्जाम का प्रश्न है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो हमने पढ़ा था कि जो शूद्र वर्ग था, शूद्र वर्ण जो था, उसे उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। चलिए, नेक्स्ट है, किस ग्रंथ के अनुसार पुत्र कुल का रक्षक तथा पुत्रियों को दुख का मूल कहा गया? मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुत्र को तो कुल का रक्षक और पुत्रियों को दुख का मूल बताया है उस ग्रंथ में? तो ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, मैत्रायणी संहिता, उपनिषद या श्रित सूत्रम। तो
किसमें इस प्रकार की बात लिखी है, तो आपका उत्तर होगा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ये पुत्र को कुल का रक्षक तथा पुत्रियों को दुख का मूल कहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? देखो, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। तो भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं किसमें? विवाह सूक्त में, संवाद सूक्त में, पुरुष सूक्त में या आपरी सूक्त में? तो ऋग्वेद का जो संवाद सूक्त है, इस संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। रट लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको यहीं से एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट जो है प्रश्न वह है, उपनिषदों को एक साथ क्या कहते हैं? जब मैंने आपको उपनिषद पढ़ाया था तब बताया भी था, है ना। आप अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। उपनिषदों को एक साथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर सही होगा वेदांत, और ऑप्शन है वेदांग, वेद या स्मृति। तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को एक साथ कहा जाता है वेदांत। ठीक है, नेक्स्ट है, किसमें ब्रह्मा सर्वोपरि शक्ति माना गया है? मतलब निम्न में से कौन से ग्रंथ में ब्रह्मा को सर्वोपरि शक्ति माना गया है? मतलब ब्रह्मा को सर्वस्व कहा गया है, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है। तो कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक में या उपनिषद में। तो स्टूडेंट आपका जो उत्तर सही होगा वह होगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में ब्रह्मा को सर्वोपरि शक्ति माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण शंकर की धारणा पहली बार प्राप्त होती है ना। मतलब वर्ण शंकर का मतलब दो वर्णों के मिलन से, है ना, जब कोई संतान पैदा हो रही हो, दो वर्ण आपस में विवाह कर रहे हैं, है ना, तो वो वर्ण शंकर। तो वर्ण शंकर की धारणा पहली बार किस ग्रंथ में हमें प्राप्त होती है? धर्मसूत्र में, ब्राह्मण ग्रंथ में, स्मृति में या उपनिषद में? तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा स्मृति में, है ना। मनुस्मृति की आपने नाम सुना होगा, है ना। तो इस प्रकार के स्मृतियों में वर्ण शंकर की धारणा जो है वो पहली बार प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन तीन ऋणों में शामिल नहीं है? पितृ ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण या ऋषि ऋण? आपको जो तीन ऋण पढ़ाए गए थे उनमें कौन सा ऋण नहीं था? मातृ ऋण, है ना। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण पर हमने बात की थी। मातृ ऋण जो है वो तीन ऋणों में नहीं आता। हालांकि मातृ ऋण जो है वो कभी भी नहीं चुकाया जा सकता, है ना। ये तीन ऋण तो हम जब तक जीवन जीते हैं इन तीन ऋणों को चुकाते हैं, परंतु मातृ ऋण ऐसा है ना, जिसे आप कभी भी नहीं चुका सकते। ठीक है, तो मातृ ऋण जो है वो तीन ऋणों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार संपूर्ण जम्बूद्वीप कितने खंडों में विभाजित था? 7, 9, 5 या 3? तो देखो स्टूडेंट, आपको जब भारतवर्ष पढ़ाया था तब बताया था कि जो प्राचीन पौराणिक ग्रंथ हैं उनके अनुसार संपूर्ण जम्बूद्वीप जो है वो 9 खंडों में विभाजित था, है ना। संपूर्ण जम्बूद्वीप जो है वो 9 खंडों में अर्थात कि 9 वर्षों में विभाजित था, जिनमें एक भारतवर्ष भी था, है ना। आपको क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये 10 MCQs हुए इस संकल्पना एवं विचार वाले टॉपिक से। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और भी MCQs पर डिस्कस करेंगे। आज पहली ही क्लास थी तो इसलिए मैंने संख्या कम रखी है। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो 20, 25, 30, किसी किसी क्लास में 50, इस टाइप से हम MCQs पूरे कंप्लीट करेंगे। लेक्चर छोटा रहे, 5-10 मिनट का रहे, ताकि आप भी अच्छे से उन्हें देख पाओ, है ना। क्योंकि एक मनोवृत्ति ये होती है कि जब MCQs वाला जो पोर्शन होता है या MCQs की जो क्लासेस होती हैं, अगर वो 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5-1.5, 2-2 घंटे की अगर बच्चों को दे दी जाए ना, तो शुरुआत में तो स्टूडेंट फोकस करता है, लेकिन बाद में सिर्फ MCQ सुनता है और दिमाग से निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं छोटी छोटी क्लासेस दूँ MCQs की। 10 MCQs, 15 MCQs, 20 MCQs, किसी में कोई इंपॉर्टेंट रहा तो 50 तक हम अधिकतम जा सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा कि समय हमारे पास पर्याप्त है। अगर हम 10-10 क्वेश्चन भी डेली के देखेंगे तो 60 दिन में कितने क्वेश्चन होते हैं आप खुद समझ सकते हैं। और आपके पास तो 60 दिनों से ज़्यादा समय है, लेकिन अगर हम 60 दिन की भी बात करें तो अगर 10-10 MCQs भी मैं आपको डेली दे रहा हूँ तो आपके पास 600 MCQs आ रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से हम अलग अलग सब्जेक्ट के मैं MCQs लेकर आऊँगा। तो आप क्या कीजिएगा, डेली अपने 5-10 मिनट निकाल कर इन MCQs को आप देख लीजिएगा, ताकि आपकी एक अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए। लंबी क्लास में
नहीं लूँगा इन एमसीक्यूज़ की, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 15-15 मिनट की ही क्लास रहेगी, ताकि वो एमसीक्यूज़ जो है कम संख्या में रहेंगे ना, तो आपको अधिक समय तक याद रहेंगे। जहाँ पर 150-200 एमसीक्यूज़ रहेंगे ना, तो स्टार्टिंग के 5-10 पर तो आपने फोकस किया, उसके बाद सब दिमाग से निकल गए, तो कोई अर्थ ही नहीं है उन क्लासेस का, है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए छोटी छोटी क्लासेस लेकर आता रहूँगा और आप तक इन एमसीक्यूज़ को पहुँचाता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मिलते हैं अपन कल, जहाँ पर मैं आपको और भी एमसीक्यूज दूंगा, और भी जो अब टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, है ना, जैसे एमपी हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी, तो अब हम उसको भी रिज्यूम कर देंगे। जो साइंस हमने स्टार्ट किया था, तो उसको भी रिज्यूम कर देंगे, है ना। तो और भी जो सब्जेक्ट हैं उनको भी अब रिज्यूम करके पूरा टारगेट रखेंगे कि जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने में हम आपको अधिकतम जो कोर्स है उसको हम कंप्लीट कराएं, है ना। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने के कारण अभी थोड़ा क्लासेस नहीं हुई थी, थोड़ा रिलैक्स मोड पर आप भी चले गए थे, हम भी चले गए थे, लेकिन हम फिर से सारी चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अच्छे से जुड़ जाइए, फिर से हम बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।